तो characteristics of a linear ordinary differential equation. Dependent variable and all of its derivative are of first degree. डिपेंडेंट वेरिएबल भी और उसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। द कोफिशिएंट ऑफ ए आई डिपेंड एट मोस्ट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो इंडिपेंडेंट का वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट का नहीं होना चाहिए। यानी अगर y का dy/dx किया हुआ है तो इसके साथ हम y मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर y मल्टीप्लाई हो रहा होगा dy/dx के साथ तो वो हमारे पास लीनियर नहीं होगा। ये पहली बात। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ उसमें दिया हुआ है, यानी dy/dx प्लस साइन y है, तो वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल का है, तो इस वजह से ये हमारे पास ऑर्डिनरी वो लीनियर हमारे पास नहीं होगा। हाँ, अगर साइन x है तो फिर वो हमारे पास लीनियर होगा। अगर e की पावर जस्ट x है वो भी हमारे पास लीनियर ही होगा, लेकिन अगर e की पावर y हम कर देंगे यानी डिपेंडेंट वेरिएबल किसी का फंक्शन बन जाएगा तो वो हमारे पास लीनियर नहीं होगा। ये दो बातें बड़ी अहम इसलिए हैं। अगर y का इस तरह बात कर लें, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास लीनियर नहीं होगी, पहली बात। अगर फंक्शन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का है, उसमें दिया हुआ है, चाहे मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे ऐड हो रहा है, चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी साइन y काज y है या e रेस पावर y है या नेचुरल लॉग ऑफ y है, अगर ये फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ उसमें दिए हुए हैं डेरिवेटिव वाले में, तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो इसके एग्जांपल हम देखते हैं। y माइनस एक्स डी एक्स प्लस 4x dy, जब dy/dx करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। y सेकंड डेरिवेटिव है, माइनस 2y फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0। देखें इनकी पावर भी एक है और ये हमारे पास लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी हमारे पास लीनियर। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो x हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है, और यहाँ पर भी e की पावर x दिया हुआ है, y नहीं है, तो इस तरह से ये भी हमारे पास लीनियर है। अब देखें यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 में ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है। जब डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास लीनियर नहीं होगा, ये नॉट लीनियर है। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट डेरिवेटिव का जो पावर है वो 2 है, पावर 2 होने की वजह से ये हमारे पास नॉट लीनियर हो गई। dy/dx ये ठीक है, प्लस साइन y, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया है, ये भी हमारे पास नॉट लीनियर है। 7 एग्जांपल को देखें, dy/dx इज इक्वल टू e रेस पावर y, e की पावर y है, ये भी हमारे पास जो है वो नॉट लीनियर है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एनी फंक्शन फाई डिफाइन ऑन i and passing at least n derivative that are continuous on i, which when substituted into an nth order ordinary differential equation reduce the equation to an identity। इसको देख लेते हैं हम। किसी भी फंक्शन को उस वक्त किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन तब कहेंगे जब वो वाली वैल्यू उस फंक्शन में उस इक्वेशन में पुट करें और जवाब हमारे पास आइडेंटिटी है।
तो देखें ये एग्जांपल देखें, y सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 2y फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0। ये y इज इक्वल टू x इंटू ई रेज पावर x इस इक्वेशन 1 का सलूशन है। अगर इस इक्वेशन 1 का सलूशन है तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो आपको पता है इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और इस 1 में पुट कर देंगे तो जवाब हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो y है इस 1 का सलूशन है। हम किसी भी फंक्शन को किसी इक्वेशन का सलूशन तब कहते हैं जब वो उसमें पुट करें तो जवाब जो है वो आइडेंटिटी है, यानी इक्वल टू के बाद जो वैल्यू हो वो उसके बराबर आए। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है y फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू x इंटू वाई रेज पावर 1/2। तो यहाँ पर जो इसका सोल्यूशन है वो y इज इक्वल टू 1/16 x रेज पावर 4 है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो 1/4 x की पावर 3। तो इसमें हम जब पुट करेंगे तो वो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इस तरह से ये भी इसका ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये डेफिनेशन है, ए ग्राफ ऑफ ए सॉल्यूशन फाई ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन कर्व। जो हमारे पास सॉल्यूशन आया होगा अगर हम उसका ग्राफ बना लेंगे तो उसका नाम है सॉल्यूशन कर्व। इंटेग्रल सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इंटेग्रल। तो यहाँ से ये बात है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सॉल्यूशंस आएंगे निकालेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना कि हम एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है। तो इंटेग्रल क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इंटेग्रल। इंटेग्रल कर्व, ग्राफ ऑफ इंटेग्रल इज कॉल्ड इंटेग्रल कर्व। उसका जो उस सॉल्यूशन का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन का जो हम ग्राफ बनाएंगे उसे हम इंटेग्रल कर्व कहेंगे। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हमारे पास ए सॉल्यूशन कंटेनिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आपको पता है जब हम किसी भी डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन हम लेते हैं तो हमें कांस्टेंट अप्लाई करने पड़ते हैं, और जब किसी हमारे सॉल्यूशन में c मौजूद होगा, कोई कांस्टेंट मौजूद होगा, तो हम उसको जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय असाइनिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट को कोई वैल्यू असाइन कर देंगे तो वो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगुलर सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन विच इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो हम जनरल सॉल्यूशन से नहीं बनाते उसे हम सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। dy over dx इज इक्वल टू x इंटू वाई रेज पावर 1। तो y इज इक्वल टू 1/x का स्क्वायर प्लस c इंटू होल रेज स्क्वायर, y इज इक्वल टू 0। अगर हम इस y की जगह 0 पुट कर दें ये इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई होती है। इस तरह से ये हमारे पास जो है सिंगुलर सॉल्यूशन है। अगर हम c की जगह पुट कर दें 0 तो ये हमारे पास बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर ना एक सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए एक बात ये है कि हमें एग्जैक्ट डायरेक्ट देखने से पता चल जाता है कि इस जो फंक्शन हमने निकाला हुआ है उसका सॉल्यूशन कौन कौन सी वैल्यू को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा होता है। वो वैल्यूज़ हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाती हैं। अगर हम ये तो बना हुआ है जनरल सॉल्यूशन, अब इस जनरल सॉल्यूशन में c की कीमत पुट कर देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। dy over dx का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल सॉल्यूशन।
अगर हम ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है, यानी इसको हल करने के लिए आपको अगर याद हो तो हमें m लेके चलना पड़ता है। डेरिवेटिव को हम m पुट करते थे, ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, m वो प्लस 1 हो जाएगा, आयोटा वाली टर्म्स आ जाएंगी। तो ये सारा प्रोसीजर हमने वैसे पहले पढ़ा हुआ था, इसको मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि हम कैसे इनको हल करते हैं। तो ये हमारे पास रियल सोल्यूशन नहीं होगा बल्कि इमेजिनरी सोल्यूशन हमारे पास आता है। नेक्स्ट हमारे पास है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इस तरह से होती है कि हमारे पास जो इंटरवल दिए जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें एक हमारे पास फंक्शन ये दिया हुआ है सब्जेक्टेड टू, ये यहां से पता चलेगा इन कंडीशन से कि y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू a1 a नॉट, y फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x नॉट पुट करेंगे तो वो a1, यानी कि जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। यहां पर भी x नॉट आएगा, ये n-1th डेरिवेटिव में जो वैल्यू पुट करेंगे वो भी हम x नॉट ही पुट करेंगे। यानी कि जो हमारा इंटरवल होगा y ऑफ x, y फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x वो सेम होना चाहिए, हम वो वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y। अब देखिए y ऑफ π/4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट, और फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने पुट करना है π/4 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ पर जो हम y में पुट करेंगे वो भी π/4 पुट करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव में भी हम π/4 ही पुट करेंगे, ये वैल्यू हमारी सेम है। अगर ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएंगी तो वो हमारे पास बन जाती है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। देखें y में π/4 पुट करने से 2 आएगा, 2 के बराबर रखेंगे हम। अच्छा एक बात, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हम यूज़ क्यों करते हैं? ये हम पर्टिकुलर वो जो हमारे पास जर्नल इक्वेशन होगी वो सी की इक्वेशन मालूम करने के लिए, जो है सी की वैल्यू मालूम करने के लिए हम ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हम यूज़ करते हैं। तो ये देखें कि y ऑफ π/4 और y फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ π/4 ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये हमारे पास कहलाती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में फ़र्क सिर्फ ये रह जाएगा कि ये वैल्यूज़ हमारे पास अंदर वाली वैल्यू भी चेंज होती रहेंगी। तो देख लें, देखें y ऑफ ये हमने 0 पे चेक किया, इधर हमने π/4 को इक्वल टू करेंगे 2 के। तो इस तरह से ये हमारे पास कहलाता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कि एक वक्फा रह जाएगा उन वैल्यूज़ के दरमियान, ये 0 से लेकर π/2 तक, ये हमारे पास π/4 से लेकर π/4 तक ही था। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि एक हमें फंक्शन दे दिया जाए, हम उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। हम क्या करेंगे, जो भी हमें एक फंक्शन दे दिया जाएगा गिवन आ रिलेशन f ऑफ एक्स वाई c1 c2 अप टू सो ऑन cn, इसको इसी को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। बिटवीन वेरिएबल x एंड y, दो वेरिएबल हैं और n इसमें कांस्टेंट है। इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑफ ऑर्डर n सच दैट द गिवन रिलेशन 1 इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। पहली बात, ये जो हमारे पास फंक्शन हो वो किसी ना किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल का सॉल्यूशन होना चाहिए। दिस इज डन बाय ऑफ डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स। अच्छा, एक यहाँ से ये बात हमारे समझ में आ रही है कि जो हमारी इक्वेशन दी जाएगी उसमें जितने हमारे पास कांस्टेंट होंगे हमें उस इक्वेशन के उतने डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे। अगर उसमें 2 कांस्टेंट है तो हमें उस इक्वेशन को 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और आपको पता है जब जितने हमारे पास कांस्टेंट होंगे उसका हमारे पास ऑर्डर भी उतना ही आएगा। Therefore, by obtaining n equations and then eliminating the n constant, form a original relation and n derived equations। तो देखते हैं एग्जाम्पल को, y is equal to a sin x plus b cos x।
ए और बी, इसमें हमारे पास दो कांस्टेंट है ए और बी, तो हम इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहली बार डिफ्रेंशिएट किया ए काज एक्स माइनस ए साइन एक्स आया। सेकंड डेरिवेटिव लिया माइनस ए साइन एक्स माइनस बी काज एक्स, माइनस कॉमन लिया तो ये वाली वैल्यू बन गई वाई के बराबर, इधर ले आए तो डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। अब इसमें दो कांस्टेंट थे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास जो आर्डर आया है वो भी दो ही आया है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2ax प्लस बी, तो इसके अंदर हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें तीन कांस्टेंट है, एक ए बी और सी, इसमें तीन कांस्टेंट हैं, हमें डेरिवेटिव भी तीन लेने पड़ेंगे। पहला डेरिवेटिव हमने लिया है और फिर दूसरा लिया है और तीसरा लिया है। अब देखें तीसरा डेरिवेटिव लेने से ऑटोमेटिकली हमारे पास कांस्टेंट टर्म मौजूद ही नहीं है, जब कांस्टेंट टर्म नहीं हमें एलिमिनेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, तो यही हमारे पास जो है इसका सलूशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बना ली है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेपरेबल इक्वेशन, ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ बात सेपरेबल इक्वेशन के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वो फर्स्ट ऑर्डर होनी चाहिए। ओ फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स जी एक्स इंटू एच ऑफ वाई इज सेट टू बी सेपरेबल, यानी कि इसका मतलब हमें सेपरेबल इक्वेशन हम उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर को तभी कहेंगे कि जब हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। और या इस तरह से सिंपल बात इस तरह से करें कि डिपेंडेंट वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल वाले वैल्यूज़ और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को हम अलग अलग कर सकें, वाई वाले वैल्यूज़ एक तरफ हों, एक्स वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लेंगे, तो इस तरह की इक्वेशन को हम सेपरेबल इक्वेशन कहते हैं। तो देख लेते हैं इसको, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स, ये वैसे यहाँ पर आपस में प्लस हो रहे हैं, ये y में है और ये x में है, ये इस इक्वेशन उसकी डेफिनेशन को फुलफिल ही नहीं कर रहे। जब फुलफिल नहीं कर रहे, क्योंकि हाँ अगर ऐसे होता ना y और साइन के दरमियान प्लस ना होता तो ये हमारे पास सेपरेबल बन सकता था, क्योंकि प्लस है तो ये उस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये नॉट सेपरेबल है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कास वाई, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होने से ये हमारे पास सेपरेबल है, हम x वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे और y वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई, ये भी आपस में असल में प्रोडक्ट ही हो रहे हैं, माइनस एक्स को एक साइड पे कर लें, 1 ओवर वाई को एक साइड पे कर लें, तो प्रोडक्ट वाली फॉर्म ही है। वैसे यहाँ पर हम इनको डी वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स हम कर सकते हैं, एक्स वाली वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं, वाई वाली वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं, तो ये हमारे पास सेपरेबल है। अच्छा यहाँ पर ना आपके माइंड में एक सवाल होगा कि सर हम एग्जांपल नंबर 1 को भी तो अलग अलग कर सकते हैं कि y उधर ले जाएं, dx को इधर ले जाएं, लेकिन y के साथ जो हमारे पास dx होगा वो तो dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, या अगर y को आप इधर भी ले आते हैं तो इसके साथ जो डिफरेंशियल होगा वो हमारे पास dx रहेगा, dx रहने की वजह से हमारे पास वो सेपरेबल इक्वेशन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ये एग्जाम्पल नंबर 3 को मैंने हल किया है कि एक सेपरेबल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। y एक तरफ कर लिया, x एक तरफ कर लिया हमने, इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो है वो c ऐड करते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2c, इसको c1 का नाम दे दिया। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन आ गया है। तो नेक्स्ट मजीद इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन को पढ़ने से पहले ना पहले हम होमोजीनियस फंक्शन को पढ़ते हैं। तो यहाँ तो मैंने वैसे लिखा नहीं है, तो मैं बता देता हूँ कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। किसी भी फंक्शन को हम होमोजीनियस तब कहते हैं कि अगर उस मिसाल के तौर पर अगर एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन है हमारा, अगर हम x की जगह लैम्डा x पुट करें, y की जगह लैम्डा y पुट करें, तो हमें लैम्डा जो है वो कॉमन मिल सके दोनों से,
तो हमें क्या उसे कहेंगे, होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। तो अगर मैं बात करूं इस वाले वैल्यूज़ की, x माइनस वाई को एक फंक्शन कंसीडर कर लें और x प्लस वाई को हम एक फंक्शन कंसीडर कर लें। अब x की जगह लैम्डा x पुट करें तो लैम्डा x आ जाएगा, y की जगह लैम्डा y पुट करेंगे तो लैम्डा y आ जाएगा। दोनों से हमें लैम्डा कॉमन है, तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस फंक्शन है। अगर इस x प्लस वाई की बात करें तो भी हमारे पास ये अगर ये इसकी बात करूं मैं x और y का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट तो ना पढ़ें, अंडर रूट पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो x y का अंडर रूट अगर मैं बात करूं कि इसका हमारे पास कितना आएगा, तो x की जगह लैम्डा x पुट करें, y की जगह लैम्डा y पुट करें तो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। लैम्डा स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और लैम्डा उसका क्या बन जाएगा, लैम्डा हमारे पास बाहर कॉमन मिल रहा है तो ये फंक्शन भी हमारे पास हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी x की पावर 6 माइनस y की पावर 6, अब x की जगह लैम्डा x पुट करें, y की जगह भी लैम्डा y पुट करें तो लैम्डा की पावर 6 हमें कॉमन मिल सकती है, तो ये भी हमारे पास जो है वो होमोजीनियस फंक्शन। अगर ऐसे हो x की पावर 5 माइनस y की पावर 2, तो जब हम x की जगह लैम्डा x पुट करेंगे तो y की जगह लैम्डा y पुट करेंगे तो हमें लैम्डा स्क्वायर कॉमन मिलेगा। एक लैम्डा 3 जो है वो स्क्वायर इसके वैल्यूज़ इसके अंदर x के साथ रहेगा, तो ये हमारे पास होमोजीनियस नहीं रहेगा। होमोजीनियस उसे कहते हैं जिसमें हमें वो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू में कॉमन मिल जाए और लैम्डा जो है वो अंदर ना रहे, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। अब हम होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं, अब इसको देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई, डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस वाई, वाई उधर ले जाएंगे तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये होमोजीनियस कैसे है, हम होमोजीनियस इक्वेशन उसे कहते हैं कि d के साथ जो फंक्शन हो वो भी होमोजीनियस हो और डी वाई के साथ जो फंक्शन हो वो भी होमोजीनियस हो, बट दे आर हैविंग सेम डिग्री, दोनों की डिग्री का सेम होना लाजिम है। अगर x माइनस वाई की डिग्री 10 है तो x प्लस वाई की डिग्री भी 10 होनी चाहिए, ये ना हो कि डिग्री डिफरेंट ना हो। अगर डिग्री डिफरेंट होगी तो हम उसे होमोजीनियस इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर ये हो गई। इसको अब रहेगी बात कि हम होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को vx पुट करना होगा। तो इस y का हम डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर डी एक्स, एक्स डी वाई ओवर डी वी ओवर डी एक्स प्लस v आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव लेंगे, इसको हम फंक्शन के अंदर पुट कर दें इस वाले फंक्शन में, तो ये dy ओवर डी एक्स की जगह आ जाएगा x डी वी ओवर डी एक्स प्लस v, और y में वैल्यू पुट की vx माइनस एक्स ओवर x प्लस v। तो हमने इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करें, ऊपर वाली वैल्यू में से x कॉमन है, x से कैंसिल हो जाएगा, v वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, सिंप्लीफाई ये किया तो ये हमारे पास आ गया। अब मज़ीद इनको हमने सिंप्लीफाई करना है कि डी वाई एक तरफ हो जाएंगे, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन को जब हम y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वो सेपरेबल इक्वेशन बन जाएगी। जब सेपरेबल बनेगी तो हमारे पास उसको हल करना हमारे लिए आसान है। शायद ये धुंधली आई है, तो ये आ गई v ओवर वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। डी वी के तहत हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो v ओवर वी स्क्वायर प्लस 1, तो वी स्क्वायर प्लस 1 का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हम बना सकते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है तो नीचे वाले का हम नेचुरल अलग लगा देंगे। तो ये वी स्क्वायर प्लस 1 ये टेन एक्स का डेरिवेटिव है, टेन वी का डेरिवेटिव होगा, टेन इनवर्स वी का डेरिवेटिव जो होता है
अगर हम टेन इनवर्स एक्स की बात करें उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वो 1/x² + 1 होता है। तो ये v की फॉर्म में है तो टेन इनवर्स v आ जाएगा। x का डेरिवेटिव जो है वो x²/2 होगा, सॉरी इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मेशन बन रही है और v की जगह उसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे। v की हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो y²/x² बनेगी। तो ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। तो ये था हमारा